सारे लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने बहुत बड़े काम किए, महान काम किए, इतने महान काम किए कि दुनिया बहुत बेहतर हुई। और ये हजारों साल से चला आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने बड़े शख्स बन जाते हैं कि बाकी लोगों की जयंती 1 दिन 2 दिन 3 दिन मनाई जाती है, बाबा साहब की जयंती तो पूरे महीने मनाई जाती है। और आज हम उसी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं। आज तारीख है 21 अप्रैल और बाबा साहब की जयंती पड़ती है 14 अप्रैल। एक हफ्ता हो गया। इस बार तो चुनाव है। अब तक ऐसा होता रहा कि पूरे महीने कार्यक्रम होते रहे और अभी भी हो रहे हैं। मेरे पास कई फोन ऐसे आए जिसमें 28 अप्रैल 30 अप्रैल तक को भी हमने पूछा, भाई 30 अप्रैल को कौन सा कार्यक्रम है? उन्होंने कहा कि हम अपने मसीहा की जयंती मना रहे हैं। तो पूरे महीने जयंती का कार्यक्रम चलता और ये कोई सामान्य बात नहीं। और बाबा साहब कहीं लिख करके भी नहीं गए कि मेरे जाने के बाद पूरे महीने मेरी जयंती मनाना। ये बाबा साहब के जाने के बाद जब उनके विचारों को, उनके काम को, उनके संघर्ष को जैसे जैसे ये दुनिया, ये मुल्क समझता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। और एक और खूबसूरत बात इस कार्यक्रम की देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने आजादी के वक्त तक इतना काम तो कर ही दिया था कि भारत जब आजाद हुआ तो उसके सबसे प्रमुख जो योद्धा हैं आजादी की लड़ाई के, नया भारत बनाने के, उन सब में एक नाम शुरू से ही बाबा साहब अंबेडकर कर रहे। उनके किताबों को पढ़ने पढ़ाने का काम हो, उनके विचारों पर पीएचडी हो, काम करा जाए, लेकिन ऐसा बाबा साहब के साथ नहीं हुआ। कोशिश की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए। उन पर जो किताबें छपी, उनका जो पूरा लेखन था, वह कब छपा पता है आपको? 1980 में आकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में आकर के। 40 साल लग गए। देर लगी इस देश को यह समझने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है, लेकिन अपने विचारों से, अपने संघर्ष से बाबा साहब अंबेडकर विश्व रत्न बन चुके थे। अब तो उन्हें बस एक तमगा देने की बात थी और वह काम 1990 में हुआ, जब संयुक्त मोर्चा सरकार थी, जब तमाम समाजवादी, अंबेडकरवादी, सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग सरकार में थे। तो बाबा साहब अंबेडकर को जब मिटाया नहीं जा सका गया, तो पहली कोशिश यह हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया। इस मंच का इस्तेमाल मैं यही 1-2 बात करने में करूंगा। गांव के लोगों, आप सब सम्मानित लोग हैं, आप इतना अपने जीवन का कीमती समय काम छोड़ करके यहां बैठे, तो कुछ लोग तो मित्रता निभाने आए होंगे कि भाई ये ब्लॉक प्रमुख जी का कार्यक्रम है और इन्होंने कह दिया है तो आना है। तानसेन जी हैं, उषा सेन जी हैं, ये लोग जिस तरह से अपने समाज के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कह दिया तो चलना है। लेकिन ऐसे थोड़े लोग हों। लेकिन जब इस कार्यक्रम से वो लोग भी लौटेंगे तो लगेगा कि ये कितना बड़ा और जरूरी कार्यक्रम है। और गांव के लोगों, आप सब भी समझो, जिस मसीहा की जयंती मनाई जा रही है वो है कौन? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो था कौन, क्योंकि व्यक्ति पैदा होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन जो विचार बन जाते हैं, और विचार कभी मरा नहीं करते, विचार हमेशा जिंदा रहते हैं।
और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति के आगे एक विचार, क्योंकि वो लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के पहले भी हजारों साल से चल रही थी, अकेले उन्होंने शुरू नहीं किया, और न बाबा साहब के जाने के बाद वो लड़ाई खत्म हो गई, वो लड़ाई आज भी जारी है। और हम अपने अतीत और इतिहास को इसलिए जानते हैं, गांव में भी किसी से कुछ काम करवाना हो तो उसको कई बार समझदार लोग कहते हैं कि तुमको पता है तुम्हारे दादा इतना खेत तो अकेले जोत देते थे हर चला के, अब वो बेचारा लेके कुदाल खुद भी दो चार कियारी तो कोड़ ही देगा कि जब दादा इतने महान थे तो हम इतना जल्दी कैसे थक जाए। इसी तरह से कोई समाज होता है, जिस समाज को ये न पता हो कि आपके पुरखे कितने बड़े थे, कितना संघर्ष किए, आज के लोगों को आत्मविश्वास नहीं मिल पाता। इसलिए बाबा साहब को जानना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अंबेडकर ने इतना कुछ किया, पूरे समाज के लिए किया, लेकिन पहली कोशिश ये हुई कि उनको केवल दलितों का नेता बना दिया जाए, जिसे संविधान की भाषा में कहते हैं शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का नेता था, उन्होंने उन्हीं के लिए कुछ किया, उन्हीं को आरक्षण दिया। लेकिन धीरे धीरे जब डॉक्टर अंबेडकर की किताबें छपी, लोगों ने पढ़ा, डॉक्टर अंबेडकर को लोग जानना शुरू किए, तब उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जिसने महिलाओं के अधिकार के लिए इतना संघर्ष किया कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को मजदूरी करनी पड़ती थी, 12 घंटे 14 घंटे। महिलाओं की मजदूरी के काम के घंटे कम किए, महिलाओं को वेतन भत्ता की सुविधा देने की शुरुआत की, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव यानी मातृत्व अवकाश, बच्चा पैदा होने के बाद की छुट्टी, बच्चा पैदा होने के पहले की छुट्टी, कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो बेहतर ढंग से अपना जीवन जी सके। यह काम इतना कुछ महिलाओं के लिए करने वाले नायक का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, और यह बात महिलाओं को बताई नहीं गई। वैसे ही किसानों और मजदूरों के लिए, हम लोग जहां खड़े हैं अधिकांश लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, खेती किसानी के लिए नहर परियोजना, बांध परियोजना, कि नहर बनेगी तो खेती किसानी की सिंचाई का सुविधा होगी, बांध बनेगा तो बिजली पैदा होगी और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाएंगी, उत्तम कोटि का खेती हो। इस तरह के कई प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर ने जब जब मौका मिला तो लिख करके, बोल करके किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया। मजदूरों को मजदूरी समय से मिले, मजदूरों को उनका अधिकार मिले, उसका काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने। पिछड़े समुदाय के लोग, आजकल लोग कहते हैं कि उन्होंने पिछड़े समुदाय के लोगों के लिए क्या किया डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने 1948, और यही लखनऊ है, हम लोग लखनऊ जिले में है, 1948 का वक्त था, भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ पहले काम कर रहा था। हमारे बड़े भाई लौटन राम निषाद जी बैठे हुए हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं जो इस पूरे इतिहास को जानते, पढ़ते और सड़क पर संघर्ष करते रहते। तो जो ओबीसी समाज के लोग लड़ रहे थे, उसमें जैसे एक नाम था आदरणीय शिव प्रसाद चौरसिया जी। चौरसिया जी पहले बनाए आदि हिंदू सभा, किताब कम मिलती है, एक ही किताब मिली, उसी से पढ़ा हुआ हूं। और जितने चौरसिया समाज के लोग हैं, आप लोग पहचानिए कि हमारे पुरखों ने कितनी लड़ाई लड़ी। और जब शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने आदि हिंदू सभा बनाई और कुछ लोगों के पास मेंबरशिप के लिए गए, तो उन लोगों ने कहा कि हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो श्रेष्ठ हैं। कुछ चीज देखिए, इशारे में कह रहा हूं, समय परिस्थितियां ऐसी हैं, समझदार को इशारा काफी है। जरूरी नहीं है कि हल्ला मचा करके ऐसा बोल दिया जाए कि जैसे लगे यही भाषण खत्म हो और समाज बदल जाए। पता चला समाज कुछ नहीं बदला, 4 मुकदमा आप ही के ऊपर है। देवेंद्र जी और तमाम लोग आए हुए हैं, अचल सिद्धार्थ जी है। कोई गलत काम किया था क्या इन लोगों ने? विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और जब मुकदमा हुआ तो कितने लोग खड़े थे ये भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो आज का समय और परिस्थितियों को समझते हुए थोड़ा सा हमें अपनी विचारधारा की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। समझौता नहीं करना है, लेकिन समझदारी से काम लेना है।
समझौते और समझदारी में बहुत बुनियादी अंतर होता है। गांव में कहा जाता है किसी की आंख चली जाए तो उसको अंधा कह दीजिए, तो आपको माना जाएगा कि आप मनुष्य नहीं है, जबकि आप गलत नहीं बोल रहे हैं। इतना ही फर्क है कि उस बात को कहा कैसे जाए, इसी का पूरा सलीका मनुष्य होने के बोध में। और हम जब विचारधारा की लड़ाई की बात करते हैं तो समाज को ऐसे हमें समझाना है, चढ़ाना नहीं है, समाज को जागरूक करना है। और जैसे जैसे समाज जागरूक होगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगा। तो ओबीसी समाज के बहुत सारे लोग आए होंगे। जब शिवदयाल सिंह चौरसिया जी को उन लोगों ने बोला कि हम थोड़े ही, हम तो श्रेष्ठ हैं, शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने आधे हिंदू सभा के वो सारे पर्चे पोस्टर फाड़ दिए और लौटे। तो उन्होंने कहा हमको तो लगता था तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, जब तुम नहीं तो हम भी नहीं। और उन्होंने उसको हटाया और फिर उसका नाम क्या दिया, बैकवर्ड क्लासेस लीग। और बाद में चल करके चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, और आगे वो जब आंदोलन बढ़ा तो महामनाराम स्वरूप वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद, तमाम लोगों ने उसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। तो बैकवर्ड क्लासेस लीग और डिप्रेस क्लासेस लीग, उन लोगों ने आगे चल करके एक संगठन बनाया था, भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ। तो पिछड़ा वर्ग संघ ने 1948 में लखनऊ में एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए जिसको बुलाया, उनकी जयंती हम मना रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। तो ये ओबीसी और एससी की एकता के इतिहास में तमाम उदाहरण मौजूद है। 1948 में बाबा साहब अंबेडकर ने उस सभा में ओबीसी समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं कहने आया हूं शेड्यूल कास्ट के लोगों कि आप रोटी और बेटी का संबंध ओबीसी और आप लोग हम लोग सब एक करने लगे, क्योंकि समाज अभी तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आप जहां खाना खाते हैं वहीं खाइए, जैसे खाते हैं वैसे खाइए, जहां आप शादी विवाह करते हैं वही करिए। बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कहा कि लेकिन एक जगह हमें और आपको एक होने की जरूरत है, जाति के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हमारा भी शोषण हुआ और ओबीसी समाज के लोगों आपका भी शोषण हुआ, तो क्यों न इस एक जगह पर हम दोनों एक हो जाएं और बराबरी, न्याय, समता की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। इस काम को करने वाले नायक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। पेरियार रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में थे और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जब पेरियार रामास्वामी नायकर ने ओबीसी समाज के हित के लिए दबाव डाला। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340, जिन्होंने ओबीसी समाज को हक दिलाने की बात की। कुछ काम रह गए अधूरे जो बाबा साहब करना चाहते थे, नहीं कर पाए। और ध्यान से समझना, ओबीसी समाज के लोगों, हाथ से मेहनत करने वाले लोगों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो 3 कारण बताए। पहला कारण हिंदू कोड बिल था, जिसमें सबको महिलाओं, भारतीय महिलाओं को बराबरी का न्याय मिलता, वो नहीं लागू हो रहा था। और दूसरा कारण था कि ओबीसी को जो 340 अनुच्छेद के आधार पर कमीशन बनाकर न्याय दिलाना था, वो काम नहीं हो रहा था। इसके नाराजगी में बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे दिया। तो ओबीसी समाज को जोड़ने का काम उन्होंने किया। डॉक्टर अंबेडकर को बताया गया कि वो एक जाति और एक धर्म के नेता है। इसलिए अब इस कार्यक्रम के आयोजकों को देखिए, आप भी आए होंगे और गौर करिए कि जितने नाम लिखे हुए हैं, चाहे वो आयोजन समिति का नाम हो और चाहे वो सहयोगी लोगों का नाम हो, आप नाम पढ़िए। आज से 5 साल 10 साल पहले ऐसे कार्यक्रम बहुत कम रहे होंगे। पुराने लोग बैठे हैं, वो जानते होंगे। या आपके इलाके में ऐसे कार्यक्रम 5 साल 10 साल पहले अगर हुआ हो तो मुझको बता दीजिए। नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ओबीसी समाज के लोग आयोजित कर रहे हैं और जयंती किसकी मना रहे हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये नया भारत है और इसका स्वागत आपको करना चाहिए। जिस दिन ओबीसी समाज के लोग खड़े होकर के बाबा साहब के बारे में कहेंगे कि हां, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे भी नायक हैं, एक नया भारत वहां से बनेगा। जिस दिन
अहिर, कुर्मी, कोयरी, निषाद, मल्ला, तमाम जातियों के लोग, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, तमाम जातियों के लोग धीरे धीरे अपना दिल बड़ा करेंगे और कहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर हमारे भी नायक हैं, हम एक नया भारत बनाने की शुरुआत करेंगे। और हम जैसे लोगों का यहाँ आने का एक ही मकसद है कि इतना बड़ा आयोजन करने के लिए आयोजन समिति ने जो जिम्मेदारी उठाई, आज से 10 साल पहले कहीं पर नीला झंडा दिखता होगा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति दिखती रही होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो कोई गुजर जाए तो लोग पूछते रहेंगे किसका कार्यक्रम हो रहा है, तो लोग कहते होंगे एक पार्टी का कार्यक्रम होगा या एक जाति का कार्यक्रम होगा। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये होता था, एक जाति का कार्यक्रम या एक पार्टी का कार्यक्रम। आज जितने लोग यहां से गुजर के गए होंगे और पूछे होंगे कि किसका कार्यक्रम है, तो पता चला कि अरे भैया इस गांव के तमाम ओबीसी लोग मिलकर के नीला झंडा लगाए हुए हैं और बाबा साहब अंबेडकर का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये बदलाव आपके समाज के बीच में दिख रहा है। और इस कार्यक्रम में बाबा साहब का कार्यक्रम ना होता तो कुर्सी खाली होती क्या? अभी यहाँ पे हमारे आयोजक हैं तानसेन जी, इतना कार्यक्रम, इतना खर्चा किया, बहुत अलग अलग लोगों को बुलाया, बहुत सम्मानित लोग इस मंच पर आए हुए हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं, बहुत संघर्ष करने वाले लोग हैं। कोई आपके विचारधारा के लिए लड़ते लड़ते अपना नौकरी, हमको भाई दिल्ली में रहते थे, कैमरा मिल गया, बोलने आ गया तो लोग जानने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले कोई लक्ष्मण यादव कोई समाज की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे जैसे और हमसे ज्यादा लड़ाई लड़ने वाले समाज में हजारों और लाखों लोग हैं जो इस विचारधारा की लड़ाई को आगे लेकर चल रहे हैं। और यही पंडाल में बैठे बहुत सारे लोग, किसी के लड़ाई लड़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा, किसी का थोड़ा अलग होगा, लेकिन विचारधारा का रिश्ता हमारा और आपका है। कोई गांव में लोगों को, 4 लोगों को बैठा के समझाता हो, कोई अपने विद्यालय में जाकर के किसी को पढ़ने में मदद करता होगा, कोई 4 लोगों को जोड़ने का काम करता होगा, कोई सड़क पर आंदोलन करने का काम करता होगा, कोई जागरूक करने का काम करता होगा, कहीं कोई अन्याय अत्याचार हो गया तो वहां कोई लड़ने का कार्यक्रम करता होगा। ये सब लोग मिलकर के ऐसा भारत बनाए हैं कि आज डंके की चोट पर हम ऐसा कार्यक्रम कर पा रहे। तो भाई अभी एक ऑर्केस्ट्रा करवा देते तानसेन जी, नाच गाना हो जाता। आप देखिए यहां पर भीड़ कंट्रोल नहीं होती, या कुछ खास तरह का कार्यक्रम करवा देते जिस कार्यक्रम का मकसद समझ में कुछ ना आए, बात परम ब्रह्म की हो, ब्रह्मांड के ऊपर की हो, उसमें भी खूब मजा आता। लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें ये देखना है कि भीड़ जरूरी नहीं होती। विचारधारा के कार्यक्रम में जरूरी नहीं है कि कार्यक्रम तब सफल होगा जब जितनी कुर्सी लगी है सब भर जाए। विचारधारा का आयोजन तब सफल होगा जब यहां से जितने लोग जाएं, अगले दिन 2 आदमी 4 आदमी को बैठाकर यह बात बताने का कार्यक्रम करें कि आज के कार्यक्रम में आए थे, अंबेडकर के बारे में 2 नई बात पता चली और वह 2 नई बात अपने 2 लोगों को बता दे। अपने आप इस कार्यक्रम को मैं सफल मानूंगा। कुर्सी भरने से कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता। जब लोग कहेंगे कि ये भीड़ काफी नहीं, तो मैं कहूंगा इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी होता है। बाबा साहब अंबेडकर भीड़ में नहीं चलते थे। बाबा साहब अंबेडकर तो अपने जीवन में जो चुनाव लड़े वो चुनाव हार गए। बाबा साहब अंबेडकर बहुत तरह की लड़ाई हार गए, लड़ना नहीं छोड़ा, कोशिश करना नहीं छोड़ा। आज का समय देखिए, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, बहुत लोगों को आपने सुना होगा, मैं 2-4 बहुत मोटी मोटी बातें करके जा रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जैसे नायक हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे नायक हों, बीपी मंडल जैसे नायक हों, मानवर कांशीराम जैसे नायक हों, ज्योतिबा फूले पर बात करनी हो, पेरियार ललई सिंह पर बात करनी हो, पूरी रात कम पड़ जाएगी और बातें खत्म नहीं हो। और मैं यहां खड़े होकर अपनी विद्वता दिखाऊं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, ये बताऊं वो बताऊं, उसका भी कोई फायदा नहीं। या अपने भाषण पर खूब ताली बटोर के जाए, बड़ा बढ़िया भाषण दिया, लेकिन उसका कोई ठोस असर तब निकलेगा
जब अगर दो बात भी हम यहां खड़े होकर कहें और आप जब यहां से निकले तो दो बात अगर गांठ बांध के गए और कल से उसके काम में लग गए, तो मुझे लगता है कि वो दो बात कहना ही पर्याप्त है। पूरे जीवन भर की गाथा कहने की कोई जरूरत नहीं। पहली बात, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का रिश्ता एक चीज से बहुत गहरा था। वह एक चीज है भारत का संविधान। बाबा साहब अंबेडकर ने जब भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के नाते, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अकेला थोड़ा लिख देना, भोजपुरी समझते हैं ना, तो अकेले थोड़ा लिखना, तो कहे कि 7 लोग थे, एक बीमार हो गए, एक गुजर गए, एक अमेरिका चले गए, एक कभी मीटिंग में कम आए, एक आध ने कुछ मदद की, और खुद जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हो रही थी तो बाबा साहब अंबेडकर के सामने दूसरे सदस्य ने खड़ा होकर कहा कि संविधान को जिस रूप में अब देश के सामने रखा गया है, यह संभव नहीं होता अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष न होते। कोशिश बहुत लोगों ने की होगी, सहयोग किया होगा, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान सभा में होने का मतलब यह था कि एक ऐसा संविधान बना जिसने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार सबको दे दिया। उसके पहले क्या था? अगर आप महिला हैं तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं, पुरुष को है, पुरुष में भी सबको नहीं। आप जाति में श्रेष्ठ हैं, उसमें भी सबको नहीं। अगर आपके पास जमीन नहीं, आपके पास पैसा नहीं, जैसे आज के उदाहरण में समझे कि वोट डालने का पुराना आधार यह था कि अंबानी और अडानी, ये लोग तो नेता ना हुए, इनका नाम तो ले हो जाता, आचार संहिता लगी है ना, और हम जैसे लोगों पे बहुत नजर भी रखी जाती कि का बोल दे तनिको दाएं बाएं। अरे भी इतना समझदारी तो आई गई है कि कहाँ क्या बोलना है और कहाँ क्या नहीं बोलना है। जो बात हमारे लोगों को समझना है इतने में समझ जाएंगे, और जिसको नहीं समझना है कुछ भी बोल दीजिए, उनको समझ में नहीं आएगा। कितना भी उसको रेडिकल बोल दीजिए एकदम। कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि एकदम हम जनेऊ काटे वाला और ये वाला रक्षा काटने के लिए तो एकदम तैयार बैठे। आपके काटने से नहीं जाएगा। अगर आपके हाथ की कैंची से कटा है तो फिर कुछ दिन बाद जाके देखिएगा बंद जाएगा। विचारधारा से जागरूक करेंगे और अपने आप अगर कोई बदली हुई चीज है तो वो अस्थायी हो। आपका काम केवल जागरूक करना है। जैसे आज की तारीख में कोई मंदिर जा रहा है, मैं उसको कुछ नहीं बोलता, और एक समय था जब हमारे लोग कहते थे कि अरे नाम मंदिर गए का। अरे भाई, जिसको शिक्षा मिली नहीं, जरा यहां से समझना गांव वालों, शिक्षा मिली नहीं है कि चेतना आए, नौकरी मिली नहीं है कि पैसा हो घर में, और घर में कोई बीमार है, घर में पैसा नहीं है, घर में खाने को पूरा नहीं है, आदमी परेशान है, कहां जाएगा? उसको तुरंत राहत चाहिए। हजारों साल से एक परंपरा चली आ रही है कि फला जगह जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी। आप कह रहे हो अचानक से कि मत जाओ, नहीं मानेगा। आप उसको जागरूक करिए, किताब लिखिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930-35 तक मंदिर प्रवेश आंदोलन चला रहे थे, पुराने लोग जानते हो। बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने उसको बंद कर दिया। उन्होंने कहा वो तो मैं इसलिए चला रहा था कि भेदभाव कम से कम खत्म हो। तो आज की तारीख में आप किसी को यह मत बोलिए कि अरे तुम वहां जाते हो, आपके कहने से नहीं रुकेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति कांवड़ लेकर के गया और आप उसको व्यंग मारते रहे कि अरे उससे क्या मिलेगा, वो नहीं मानेगा। मैं एक सलाह देता हूं कि जब वो वहां जल चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाए, कपड़ा उपड़ा बदल ले, नहा वहा ले, बैठे आराम से, तब जाके पूछे कि अब क्या करोगे, कौन से स्कूल में पढ़ने जाओगे, कौन सी जगह नौकरी करने जाओगे, कहां जाओगे, खेती करोगे, बिजनेस करोगे, तब वो आदमी बैठकर आपकी बात सुनेगा। हाँ, बात तो ठीक कह रहे हैं। चिढ़ाइए मत किसी को, ये मेरा निवेदन है। आप सहमत हो न सहमत हो ये आपकी मर्जी, लेकिन मेरा निवेदन है कि समय बदल गया। हम किसी की आस्था का अपमान करके उसको अपने से दूर करते हैं। और उनका आदमी क्या कर रहा है आजकल, हमारे आदमी के यहाँ भी आके बैठता है कि भाई साहब कुछ और नहीं करना था, बस आपके यहाँ चाय पानी करने चले आए।
10 बार आपके यहाँ आएगा, जबकि वो जानता है कि आप उसके विचारधारा के खिलाफ हैं, फिर भी वो आएगा, क्योंकि उसको पता है करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। और हमारे लोगों को इधर से उधर खींच ले गए। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? जितनी सरकार बन रही है, जिसके लोग आज कह रहे संविधान बदलना है, अगर हमारे लोग वोट न दे तो क्या वो सरकार बन जाएगी? बताइए, सीधी सी बात है। हमारे लोगों के वोट से सरकार बन रही है और हमारे लोगों का हक और अधिकार खत्म किया जा रहा है। इसलिए पहला निवेदन मेरा ये है कि ऐसे हम अपने विचारधारा की लड़ाई को मजबूत करें कि जो उधर गया है उधर से भी धीरे धीरे इधर आए, धीरे धीरे बाबा साहब को पढ़े, धीरे धीरे संविधान को पढ़े और धीरे धीरे उसको समझ दीजिए। ये देश ऐसा है कि कोरोना आया तो दुनिया में कोरोना की वैक्सीन खोजी जा रही थी, यहां भी खोजी जा रही थी, लेकिन हमारे यूपी और बिहार में कोरोना माई का मंदिर बन गया था। पता है गलत कह रहा हूं सही? कुछ महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो बनाने वाला गया, कहा कि अम्मा क्या कर रही हैं? तो अम्मा खुरपी से खोद रही थी। क्या खोद रही हैं? कहा रात में हमको सपने में हमारी देवी माई आई, उन्होंने कहा 5 गो लवंग, 6 गो इलायची, 5 गो खड़ी मिर्च और 1 गो तेजपत्ता में लपेट के अगर एक बित्ता नीचे जमीन में गाड़ देगो तो कोरोना पूरे गांव में केहू के ना हो। ये वीडियो चली थी। कई बड़े बड़े लोगों ने कहा कि गोबर लीप लो बच जाएंगे, गोबर ओढ़ लो बच जाएंगे। ऐसे चला ना, समय होता है चीजें बदल जाती हैं, लेकिन जब वैक्सीन आई विज्ञान से तो उसने इलाज किया। सर में दर्द हो तो कोई पेट का दर्द और किसी चीज से नहीं जाएगा, टैबलेट खाना पड़ेगा। ये विज्ञान की खोज। इसलिए जब धीरे धीरे वहां तक चीजें बढ़ी हैं, तब तक धीरे धीरे समाज भी बदलेगा। दूसरी बात, और यह आखिरी बात है मेरी आज के पूरे इस आयोजन की, बाबा साहब अम्बेडकर कैसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें कोई किसी से बदला न ले। आपको मंदिर जाना है, भारत का संविधान आपको मंदिर जाने की इजाजत देता है। आपको मंदिर बनवाना है, बनवाइए। मस्जिद बनवाना है, आप बनवाइए। आपको इबादत करने जानी है, आप मस्जिद में इबादत करिए। आपको गुरुद्वारा चर्च बनाना है, आप वो बनाइए। बौद्ध विहार बनवाने, आप वो बनवाइए। आपको किसी को नहीं मानना है, आप वो मान लेंगे। भारत का संविधान हर एक नागरिक को उसके धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसलिए हमें उस पर किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें जागरूक करने का अपना काम करना चाहिए। बड़े विद्वान थे, किसी से पूछा कि एक लकीर खींच दी कि बिना काटे बिना मिटाए इसको छोटा कर दो। सब लोग कहे ऐसे कैसे हो जाएगा? एक जागरूक व्यक्ति बगल में जाकर बड़ी लकीर खींच देता है, छोटी वाली अपने आप छोटी हो जाती है। तो मानवता की बड़ी लकीर हमें खींचना, किसी के खिलाफ नहीं जाना। बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान की रचना कर रहे थे तो एक मौका उनके पास था कि जिन लोगों ने उनके पूरे समाज को अछूत बनाया था, उनके ऊपर बदला लेने की कोई न कोई एक बात तो लिख देते। डॉक्टर अंबेडकर ने किसी से बदला नहीं लिया। एक वोट का अधिकार अगर किसी ताकतवर जाति वाले को दिया जो खुद को ताकतवर समझता था, तो एक व्यक्ति का एक वोट का अधिकार उस व्यक्ति को भी दिया जिसको लोग मनुष्य भी नहीं समझते थे, और दोनों को वोट के अधिकार से एक दूसरे के बराबर खड़ा कर दिया। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। इसलिए आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो भारत का संविधान, सबको बराबर कर दिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान लिखा है, मिटाकर जाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान देखा है। इसलिए मेरी बातचीत का केंद्र क्या है? भारत का संविधान। भारत का संविधान सबको कुछ भी करने की आजादी देता है, लेकिन भारत का संविधान हर एक वंचित, शोषित, गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी को आरक्षण का अधिकार देता है, ताकि हमारी आबादी जनसंख्या के रजिस्टर में, गांव के रजिस्टर में केवल दर्ज करने वाली संख्या नहीं रहे। हमारी जितनी आबादी है उतनी आबादी को हमारा हिस्सा चाहिए, तब सबका भारत बनेगा। हम केवल संख्या नहीं है, हम अपना हक और अधिकार भी लेंगे, और उस अधिकार को लेने का रास्ता कौन देगा? भारत का संविधान देगा। और उसके लिए जरूरत क्या है? आपको आरक्षण मिला, आरक्षण मिला तो आपके लोग पढ़ लिख करके नौकरी पाए, हमारे जैसे लोग शिक्षा पाए,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया, दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 साल पढ़ाया। मैं तो हर मंच पर एक स्वीकार करता हूं कि अगर भारत का संविधान और मंडल कमीशन इस देश में लागू न होता तो मेरे जैसे जाने कितने लोग कहीं गाय भैंस चरा रहे होते, कहीं खेत में मजदूरी कर रहे होते, वो इतने पदों पर पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि भारत का संविधान और मंडल कमीशन ने उनको हक दिया था। क्योंकि हक लोग छीन रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हक नहीं दिया था। अब जैसे एक डिबेट आती है कि ओबीसी समाज के लोग कहते हैं खुद को कि छत्री हैं, तो कुछ लोग नाराज जाते हैं, अरे ऐसे कैसे, तुमको कौन छत्री मानता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। ओबीसी समाज में जितनी जातियां आती हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे निषाद हो, चाहे राजभर हो, चाहे कश्यप हो, कोई जाति ऐसी बता दीजिए, पुराने बड़े लोग बैठे हुए, कोई जाति ऐसी बता दीजिए जिसमें शासक वर्ग न रहा हो, राजघराना न रहा हो, सबके राजा थे। इसका मतलब अगर मौर्य वंश था, अगर देवगिरी के यादवों का वंश था, राजा थे, अगर भीलवाड़ा था जहां के राजा भील थे, गोंडवाना था जहां के राजा आदिवासी थे, अगर राजभर वंश था सुहेलदेव, अगर निषादों का वंश था, राजघराने थे, तो इसका मतलब अगर वो वाकई शुरू से शूद्र होते तो राजा उनके लोग नहीं होते। उनको जबरदस्ती शूद्र बनाया गया। इसलिए मैं एक सुझाव, ये मेरा कहना है, आप लोग सहमत हो तो इसको मानिएगा। आज की तारीख में जिसके पास जमीन है, जिसके पास कृषि पशुपालन है, उसको आप कहिए तुम शूद्र हो, वो नहीं मानेगा। हम कैसे शूद्र हो, हमारा कौन शोषण किया है, नहीं मानते लोग। हम एक बात कहते हैं कि हम इस जातिवादी वर्ण व्यवस्था को ही नकारते हैं। न तुम श्रेष्ठ हो और न इस वर्ण व्यवस्था के नाते कोई शूद्र है, सब बराबर है, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानते हैं। और एक बात क्यों कही थी बाबा साहब ने, मान्यवर कांशी राम ने, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तुम्हें हुक्मरान बनना है, क्योंकि तुम पहले हुक्मरान थे, बाद में आपको गुलाम बनाया गया। और गुलाम कैसे बनाया गया, समझदार को इशारा काफी। जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो, जो खुद मुख्यमंत्री रहे हो, विदेश से पढ़ाई पढ़ के आए हो, और मुख्यमंत्री आवास छूटा तो गंगा जल से घर धुलवा करके अपमानित करने का काम किया कि हमारी नजर में देखो तुम क्या हो। ये होती है वर्ण व्यवस्था जो मानसिकता में भरी हुई। वर्ण व्यवस्था ये होती है कि बिहार में जब मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल, और वहां गंगा में आग लग गई क्योंकि तेल रिस गया था। एक सदन में खड़ा होकर एक व्यक्ति जो खुद को श्रेष्ठ कहता था, कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगी। बीपी मंडल ने कहा कि देखो वहां आग लगी है तेल रिसने से, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री बनने से तुम्हारे सीने में जो आग लगी है अभी इनमें से और भड़काना है, ताकि हम बराबरी का समाज न बना लें। रामनरेश यादव यहां मुख्यमंत्री थे। मैं क्यों ये इतिहास बता रहा हूं, ये पिछले 100-200 साल का सारा कूड़ा कचरा हमारे ऊपर ढकेल दिया गया। इसलिए राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। क्यों राम नरेश यादव को बोला गया, अगर वो भी राजघराने से थे, अपमानित करने के लिए। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, अपमानित करने के लिए। आज ये लड़ाई कैसे आगे लड़ी जाए मेरे सम्मानित बड़े बूढ़े बुजुर्गों, ये आखिरी बात कह के विदा लूंगा। मेरा मानना है कि जितने भी लोग हाथ से मेहनत करते हैं ना, श्रम करते हैं ना, हम सारे एक लोग हैं। जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा के यहां वो एक शब्द आता है श्रमजीवी, और दूसरे के लिए वो प्रयोग करते हैं परजीवी। श्रमजीवी कौन, जो मेहनत करके अपना पेट भरे और दूसरों का भी पेट भरे, और परजीवी कौन, जो दूसरे के ऊपर जीवित रहे। अब बताइए, श्रमजीवी में 90% लोग आ गए कि नहीं आ गए। जाति खत्म करिए, जमात बदलिए। जाति में कुछ नहीं रखा। ब्याह शादी करने के लिए जाति हुआ करती थी, वो टूट रही है कि नहीं होती। तो अब धीरे धीरे जातियां खत्म होगी, लेकिन अभी जब तक एकदम खत्म नहीं होती, कोई ऐसी चीज खोजा जाए जिसमें जातियां जुड़ जाएं, एक हो जाएं। चौधरी छोटू राम हरियाणा में थे और उन्होंने एक नारा दिया था, जितने लोग हाथ से श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं,
हाथ से मेहनत करके जीवन जीते हैं, वो सब कमेरा लोग हैं। इसी बात को सोनेलाल पटेल जी जो यूपी में थे, मानवर कांशीराम के बाद वो लोग निकले थे, उन लोगों ने भी कमेरा कहा। चौधरी छोटू राम से आगे आया। और बाकी वो जो कह रहे हैं कि जो कबीरा लोगों की मेहनत पर जीवन है, उनको लुटेरा कहा। अब आजकल नई परिभाषा में कुछ लोग उसको पीडीए भी कहते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मुझे लगता है ये जो एकता है, 90% हाथ से मेहनत करने वालों वर्ण व्यवस्था को नकारो। हम कुछ नहीं है, हम 90% कमेरा हैं जो मेहनत करके एक एक रोटी खाते हैं और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। अब अपनी मेहनत से संविधान को बचाएंगे और जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करवाएंगे। एक सूत्र, एक फार्मूला, बहुत इतिहास की बात करने का कोई मतलब नहीं। अगर इतिहास में उलझे रहे कौन क्या है कौन नहीं है, छोड़िए। अब आज की लड़ाई क्या है? और आखिरी बात, जब संविधान ने इतना हक दे दिया, मंडल कमीशन ने इतना हक दे दिया, और मंडल कमीशन कहता है कि पहली बार कि जितने लोग, एक गांव है, मान लीजिए एक तानसेन जी का, उषा जी का जो गांव है, इसमें मान लीजिए 1000 लोग रहते हैं, तो जनगणना जब होती है तो 1000 लोगों में कितना जानवर है उसकी भी गिनती होती है। कई गो भैंस है, कई गो गाय है, कई गो बकरी है, कुल गिना जाए। कई गो दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, गिना जाता है। आदिवासी अगर हैं तो गिना जाता है। 2 लोगों की गिनती नहीं होती, एक ओबीसी और एक समझदार को इशारा काफी, और कुछ नहीं बोलेंगे। मंडल कमीशन कहता है कि जो गांव है इंसान से न बना है भाई, तो सबको गिनो कि कौन कितनी संख्या में है, और अगर कोई 100 आदमी है तो 50 आदमी का हक, 10 आदमी अगर लूट के बैठे हैं तो 50 आदमी को 50 चीज मिलना चाहिए। 100 रोटी अगर गांव में है तो एक आदमी को 1 रोटी मिले, 100 रोटी 100 आदमी। आज भारत में क्या है, एक आदमी 40 रोटी खा रहा है। नया आंकड़ा है, एक आदमी 40 रोटी खा रहा है और 3 रोटी पर 50 आदमी पेट भर रहे हैं। बताओ गांव के लोगों सरकारी नौकरी है? आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले हर गांव में 2, 4, 10 लोग सरकारी नौकरी वाले। अब यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार इतनी वीक कि हर पेपर हो गया लीक। अब परीक्षा कैसे दे बच्चा? कहाँ आंख गाड़ के, आपके भी घर का कोई बेटा बेटी पढ़ने गया होगा तो मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, वैकेंसी नहीं आ रही है क्योंकि रोजगार का कोई चिंता ही नहीं है। कैसे आपके झोपड़ी के भाग जगेंगे भाई? हम भी तो जानना चाहते। शिक्षा, सरकारी स्कूल बर्बाद हो गए, और सरकार, जो सरकारी शिक्षा थी वहां आरक्षण लागू था, सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू था। 99.1% नौकरी प्राइवेट हो गई है, 1% से भी कम नौकरी सरकारी बची है। बताइए आपका आरक्षण खत्म हो गया कि नहीं? और सरकारी शिक्षा खत्म हो गई तो वहां का आरक्षण खत्म हो गया। कुछ लोग इस देश में अब ऐसे आ गए हैं जो भारत के संविधान जिनकी आंख में चुभता है, उनके यही पड़ोस के प्रत्याशी कह देते हैं अब की बार इतना दे दीजिए कि भारत का संविधान बदल दिया जाए। बताओ आपके सामने ये बात आई है कि नहीं आई? इसलिए अगले चंद दिन, इस बार 2024 की जो जयंती है, गांव के लोगों, कोई छोटा मोटा आपस का झगड़ा हो तो उसको कुछ दिन के लिए भूल जाइएगा। जाति को जाति से लड़ाया गया, ओबीसी को ओबीसी से लड़ा दो, दलित को दलित से लड़ा दो, कहो तुम्हारा हिस्सा वो मार गया। तो मंडल कमीशन कह रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जो जाति जनगणना कराकर सबको सबके हिस्से का हक देगा वही बाबा साहब अंबेडकर का असली वारिस होगा। वरना 14 अप्रैल को माला तो वो भी पहना रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों पर ताला पहनाते हैं। तो पहला एजेंडा जो जाति जनगणना की बात करे वह समझ लीजिए आपका अपना हितैषी। जो शिक्षा बचाने की बात करे वह आज के समय में बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएगा। जो रोजगार की बात करे वह समझ लीजिए कि बाबा साहब का सच्चा वारिस है। सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए। नौकरी अगर 100 लोगों की है तो सबको मिले, रोजगार सबको मिले। आज 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज लेकर रख लिया करिए, आपका ही है। कोई अपने मामा फूफा घर से नहीं लाया है, वो आपके टैक्स का पैसा है जिससे 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है, इसलिए उसका अपमान नहीं करना है। लेकिन उसी के नाम पर कहीं गलत निर्णय न ले लेना है ताकि अगली बार उतने पर निर्भर रहना पड़े
निर्भर निर्णय इस तरह से लीजिएगा कि अगली बार आप अपने खेत में 50 किलो अनाज पैदा कर सके, उसका निर्णय लीजिएगा। तब जाकर के मानिए कि अपनी मेहनत से अपना हक मिलेगा, तब बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। शिक्षा बचेगी तब बाबा साहब के सपनों का भारत बचेगा। रोजगार सरकारी की बात कर रहा हूं, वरना प्राइवेट में तो सब कुछ हो रहा है। और जो जाति जनगणना की बात करेगा, जो संविधान को बचाने की बात करेगा, वही बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की बात करेगा। अगर संविधान नहीं रहा तो याद रखना, गांव के लोगों, हो सकता है हमें आज पता न चले कि संविधान का मतलब क्या है। पुराने लोगों, गांव में पहले 30-40 साल पहले जब मंडल आंदोलन नहीं चला था, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, मान्यवर कांशीराम, तमाम लोग जब लड़ाई लड़े तब जाके समाज बदला, वरना खटिया पर बैठने के पहले भी जाति देखी जाती, लोटा में पानी पिलाने पर भी जाति देखी जाती। कौन किसके खेत में मजदूरी करेगा, जबरदस्ती मजदूरी करवा, आज है हिम्मत किसी की? समय बदल गया। बाबा साहब अंबेडकर की जितनी मूर्तियां तोड़ी गई दुनिया में, उतनी किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी गई। आज तोड़ के दिखाओ। रात में आप उंगली भी तोड़ोगे तो सुबह जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूरा शहर का चक्का जाम हो सकता है। ये कीमत है बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की। 2 अप्रैल को भारत बंद जब हुआ SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में, ओबीसी समाज के लोग अपने पूरे परिवार के साथ पूरे देश में दलित समाज के साथ खड़े थे। और जब ओबीसी को हक अधिकार दिलाने के लिए जाति जनगणना की बात हुई तो दलित समाज के लोगों ने समर्थन किया कि यहाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। ये एकजुटता का मामला होता है। और फिर से कुछ लोग आएंगे जो बांटने और तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए ये आखिरी चुनाव है, ये वैचारिक मंच है, इसलिए राजनीतिक बात नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम तो कहते थे गुरु किल्ली है राजनीति। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक पहुंचाया, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ मेरे लोगों तो इसे वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। आज कुछ लोग जबरदस्ती बाबा साहब का कारवां बहुत पीछे ले जाना चाहते हैं। हाथ उठा के बताओ कि आप क्या उस कारवां को पीछे जाने देंगे? क्या संविधान को बदलने वालों को माफ कर देंगे? क्या संविधान को बदलने देंगे? इसलिए आज संकल्प लीजिए कि बाबा साहब की बात करना तभी न्यायप्रिय होगा जब हम भारत के संविधान को कुछ भी हो जाए बदलने वालों को माफ न करें, और जो संविधान बदलने की बात करता है अब कि उसको ही बदल दे ताकि वो बदलने की बात ही न करे। ये आखिरी निवेदन मेरा, और लड़िएगा नहीं, आपस में एकजुट हो जाइएगा। आजकल एगो किस्सा हर जगह सुनाते हैं, आपको भी सुनाएंगे, और उसके बाद विदा लेके बहुत समय हो गया। एगो जंगल में बाघ और गधा झगड़ा कर गए। गधावा बोला कि घास काले रंग की, बाघ बोला नहीं भाई घास हरे रंग की। गधा बोला अरे नहीं घास तो काली है। तो उसने कहा बाघ ने अरे ऐसे कैसे काली है, देखो हरे रंग की, तुम्हें तो दिक्कत हो गई लग रहा है। उसने कहा चलो राजा के पास अब फैसला करने जाते। दोनों राजा के पास पहुंचे। शेर राजा था, राजा के पास बाघ जाके बोला कि गधावा कह रहा है कि घास काले रंग की। तो बाघ कहा कि बताइए ये कितना झूठ बोल रहा है। गधा कहा नहीं हुजूर आप ही न्याय करिए, आप जो है आए हैं अवतारी हैं, आपका सीना भी 56 इंच का है, आप हमारे राजा हैं, न्याय करके बताइए। और उन्होंने कहा कि हम न्याय करते हैं। और उन्होंने न्याय करके कहा कि भाई गधा सही बोल रहा है, बाघ को 1 साल के लिए जंगल से बाहर कर दिया जाए। अब गधा चारों टांग ऊपर करके नाचता हुआ गया। ऐ तेरी के मजा आ गया। बाघ बोला हुजूर ये कैसा न्याय, अब संविधान कहां बचा है। और मेरे लोगों याद रखना आपके साथ भी यही खेल खेला जा रहा है। शेर बोला कि भाई देखो ये सजा इसलिए नहीं मिली है कि तुम गलत कर रहे थे, मैं भी जानता हूं घास हरे रंग की है। सजा तो तुम्हें इस बात के लिए मिली है कि तुम अपना सारा जरूरी काम छोड़ करके गधे से बहस कर रहे हो और कोई काम तुम्हारे जीवन में नहीं बचा।
हमको और आपको गलत चीज में बहस में फंसाया जाएगा। कोई धर्म के नाम पर लड़ाने आएगा, आप मत लड़िएगा। धर्म आपका निजी विषय, मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो, राजनीति का विषय नहीं। कोई जाति के नाम पर लड़ाने आए तो आप भी कहिएगा आंकड़ा दिखाओ, सच बताओ, तुम्हारे बहकावे में हम आने वाले नहीं। कोई और गांव गांव के नाम पर लड़ाएगा, लेकिन आज न्यूनतम 10 में से 5 चीजें हमारी नहीं मिलती हैं। अगर 5 चीजें मिलती हैं तो आइए इस 5 चीज पर एकजुट हो जाए। जब हम सब बचेंगे, भारत का संविधान बचेगा, तो बाद में बैठ करके बाकी 5 चीज पर फैसला कर ले। लेकिन अगर हमारे आपस के झगड़े में, हमारे बंटवारे में कोई और तीसरा सारी रोटी खा गया, तो बिल्लियां, जो 2 बिल्लियां लड़ रही थी, बंदर आया, कहा कि हम न्याय करते हैं, तराजू लेकर आया था, एक तरफ से रोटी खाए तो दूसरी तरफ ज्यादा हो जाए, इधर से रोटी खाए तो दूसरी तरफ ज्यादा हो जाए। न्याय करने में दोनों तरफ से रोटी खाता गया। एक समय ऐसा आया कि दोनों तरफ की रोटी बंदर खा गया, तराजू एकदम सीधी लेकर दिखाया कि देखो बिल्लियों, मैंने न्याय कर दिया है, जितनी भूखी तुम हो उतनी भूखी ये है, और दोनों में से किसी को भी रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाने दिया। और बंदर खुश होकर चला गया। दोनों बिल्लियां इसी बात से खुश हो गई कि चला, हम भूखे तो भूखे ही ना हो भूखे। वो एक आदमी, वो भगवान भगवान मानता था, बचपन वो, उसको 2 लोग आए और कहे कि जो है तुमको वरदान देने का एक छूट मिल गई है। कहानी किस्सा है भाई, ये सब सच से इसका कोई वास्ता नहीं, लेकिन जो जिस बात में समझे उसको उससे समझाइए। उस आदमी ने कहा कि तुमको जो चाहिए वो मिलेगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन एक ही शर्त है, जितना तुमको मिलेगा उसका दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। वो आदमिया क्या मांगा पता है? कि हमारी एक टांग टूट जाए, ताकि पड़ोसी के, ऐसी जगह पर हम धोखा खा जाते हैं। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न एक नारा लगाया करते थे अपनी रैलियों में, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिसकी पीढ़ियां अगर सोई हुई हैं, भटकी हुई हैं और असली लड़ाई को नहीं लड़ रही हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। शिक्षा नहीं बचेगी, रोजगार नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, तो माफ करिए 25 साल बाद, 50 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे एक सवाल पूछेगी कि जब तुम थे तो बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान था, जब तुम थे तो बाबा साहब के संविधान पर चलकर बीपी मंडल का मंडल कमीशन था, जब तुम थे तो सरकारी स्कूल थे, जब तुम थे तो सरकारी नौकरी थी, जब तुम थे तो सरकारी बहुत सारी संपत्ति हुआ करती थी। 50 साल बाद तुम हमें कौन सा भारत छोड़ के गए कि न संविधान है, न सरकारी शिक्षा है, न रोजगार है, न कुछ भी है। तो उन पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे? इसलिए इम्तिहान का वक्त है। वो पूछेंगी कि तुम्हारे सामने ही संविधान बदलने की बात लोग खुलेआम कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? तो आप कहिएगा कि हम वोट लेने पर थोड़ा सा नाराज थे कि फलाने 10 साल पहले गलती किए इसलिए हम इनको वोट नहीं देंगे, ढिमकाने 10 साल पहले ये भी गलती की, हम इनको वोट नहीं देंगे। हम आपसे एक गुजारिश करने आए, संविधान बदलने वालों को जो सत्ता में आने से रोके उसको वोट दे दीजिएगा, बाकी समझदार को इशारा करो, उसका नुकसान न होने पाए, क्योंकि यह मौका ऐसा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है। आपको क्या लगता है? जोर से बताइए, आपको क्या लगता है? चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव याद है? बैलेट पेपर 20 वोट उनके खिलाफ, 16 वोट उनके पक्ष में, और 6 वोट को, 8 वोट को उन्होंने इनवैलिड करार दिया, गलत कर दिया। ये तो कहिए कि ऊपर से परम ब्रह्म परमेश्वर देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरा, अगर वह कैमरा ना रहा तो चोरी पकड़ में आती, और चोरी अगर नहीं पकड़ में आती तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस चुनाव को रद्द करता? और अगर उसे रद्द नहीं करता तो क्या इतना बड़ा लोकतंत्र की लूट हो गई, आप उसको बचा पाते? नहीं बचा पाते ना। आज भी तो आपका भरोसा है? बताइए, इस बात की गारंटी है कि जहां वोटवा का बटन दबा रहे वहीं जा रहा, गारंटी है? जोर से बताइए, गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब उसका समय नहीं बचा, अब तो उसी पे बटन दबानी है।
इसलिए गारंटी अगर पूरे देश में किसी एक चीज की है तो वो है भारत के संविधान की गारंटी, और किसी तरह की कोई गारंटी का कोई भरोसा नहीं। चीनी कहावत है, चीनी सामान जो बनता है चले तो चांद तक और न चले तो शाम तक। बहुत सारी गारंटी तो ऐसी भी हो जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था, जो संघर्ष किया था, उसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने बाबा साहब के संघर्ष का लाभ लिया। लाभ लिया कि नहीं लिया? हमारे तन बदन पर कपड़ा है तो इसमें हमारे पुरखों का संघर्ष। हम यहाँ मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, बहुत सारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग यहाँ नहीं होते अगर हमारे पुरखे, ये ऊपर तस्वीर लगी हुई है, देख लीजिए कितने लोग थे, हर जाति हर धर्म के लोग थे, और हम लोग एक तो उस पे एक बैनर पर सब जाति वालों को मिला दिए। तो अब वोट देने पर भी सबको मिलाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसलिए भूखे रहिए, प्यासे रहिए, अपने बच्चों की शिक्षा बचाने के लिए वोट दीजिए, रोजगार बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। और याद रखिएगा, अगर संविधान नहीं रहेगा तो जय भीम बोलने के लिए हो सकता है लिखित परमिशन लेनी पड़ जाए। गलत कह रहा हूं सही? इस कार्यक्रम की परमिशन भी एक बार रद्द की गई, बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम किया गया, और मैं फिर से पूरी आयोजन समिति का और आप आए हुए सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इतने विपरीत समय में आप लोग इतनी तादाद में इतने सारे लोग आके बैठे, लेकिन एक निवेदन हाथ जोड़ के करूंगा, खाना खा के जाके भूल मत जाइएगा, जिस मकसद से तानसेन जी ने और उषा जी ने और उनकी पूरी आयोजन समिति ने, विनीत जी हैं और तमाम लोग हैं, और जितने लोग सहयोग किए, क्या चाहते हैं आपसे? एक चीज चाहते हैं कि भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों, एक चीज अगर बचाना तो संविधान बचाने के लिए एकजुट हो जाना। वही बाबा साहब का असली हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि होगी कि हम संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।